हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ज्ञानदीप क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, सबसे पहले हम जो हमने पिछले लेक्चर में किया था उसको रिवाइज करेंगे, रिकैप करेंगे। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बच्चों, जो चैप्टर जो हम कर रहे थे उसका नाम है समुच्चय यानी सेट्स। तो सेट्स में हमने क्या क्या किया था बच्चों, उसके बेसिक्स के बारे में हमने जाना था। फिर उसके आधार पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, जैसे कि हमने सेट्स कितनी प्रकार से आप सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आपको बताया था, जैसे कि रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। आपको पता है इन दो तरीकों से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट्स को, ये हमने सीखा था। फिर उसके बाद हमने एक चीज और सीखी थी, एप्सिलॉन क्या होता है, ठीक है, उसको हम कैसे यूज करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये चीज सीखी थी। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे, क्वेश्चंस किए थे कुछ यहाँ पे हमने मिलके। उम्मीद है कि आप सब ने वो क्वेश्चन एक बारी घर पे भी जरूर किए होंगे, और जो यहाँ पे हुआ है वो जरूर आपने घर पे पढ़ा होगा। तो इसी के साथ हम अब नया लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, और उसके आगे की चीजें हम इसमें कवर करेंगे, आगे के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो चलिए हम स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज करेंगे 1.1। एक्सरसाइज 1.1 से पहले हम देख लेते हैं कि हमने पिछली बारी क्या किया था। हमने पिछली बारी कुछ क्वेश्चंस किए थे, किसके आधार पे। हमें मेन चीज ये है कि दो टाइप से हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? एक तो रोस्टर फॉर्म होती है, अब तो आपको पता होगा रोस्टर फॉर्म, और दूसरी क्या है, दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म है। ये मेन चीज है इस एक्सरसाइज में, सेट बिल्डर फॉर्म, ये मेन चीज है जो हम यहाँ पे करेंगे। और एक ये सिंबल है जो आपने सीखा था, इसका यूज भी सीखा था। तो ये तीन चीज हैं जिनके आधार पे हम एक्सरसाइज करेंगे। चलिए बच्चों, तो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। कुछ चीजें आप एक्सरसाइज करते करते भी सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। इसमें आपसे बस इतना पूछा गया है कि जो यहाँ पे दिए गए हैं उनमें से समुच्चय कौन से हैं, या फिर सेट कौन से हैं, और मतलब कौन से सेट हैं, और जो नहीं होंगे वो सेट कौन से हैं। तो आप कैसे बताएंगे? पहला पार्ट हम देखते हैं। अगर पहला पार्ट, यहाँ पे पहले पार्ट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे क्या है पहला पार्ट? पहला पार्ट कहता है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। आपको पता है सेट्स क्या होता है, कुछ चीजों का संग्रह होता है, ग्रुप होता है, जिनको हम लिख देते हैं। अगर हमारे पास रोस्टर फॉर्म है तो उसको हम एलिमेंट्स के रूप में लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि महीनों, जो भी महीने जे से स्टार्ट होते हैं। तो अब आपको क्या पता है कि जे से कौन से स्टार्ट होते हैं? जैसे होते हैं जनवरी, कौन से? जनवरी होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये सब जैसे स्टार्ट नहीं होते। इसके बाद आता है जून, जून भी जैसे स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद जुलाई भी जैसे स्टार्ट होता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब जैसे स्टार्ट नहीं होते। यानी कि सिर्फ 3 महीने हैं जो जैसे स्टार्ट होते हैं। तो क्या हम इनका संग्रह बना सकते हैं, इनका सेट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं बच्चों, आप इनका सेट बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों ये एक सुप्रभाषित सेट है। ये चीज क्या है? सुप्रभाषित सेट है, ठीक है। तो इनको आप लिख सकते हैं, ये है सुप्रभाषित। ये बहुत जरूरी वर्ड है बच्चों यहाँ पे, ये पता लगाने के लिए कि क्या ये समुच्चय है या नहीं है। तो अगर ये जो एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं, जो संग्रह आपको दिया गया है, वो सुप्रभाषित है या नहीं है। अगर सुप्रभाषित संग्रह है यानी वो सेट है, समुच्चय है, नहीं तो नहीं है। तो ये बोल सकते हैं कि ये एक समुच्चय है। क्यों है? क्योंकि ये संग्रह सुप्रभाषित है, ठीक है, सुप्रभाषित है, इसीलिए ये क्या है? ये समुच्चय है, ठीक है। यस, ये समुच्चय होगा, ये सेट होगा। इसी तरह बच्चों सेकंड वाला आते हैं तो और आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हम
सेकंड वाला यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है। सेकंड पार्ट कहता है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। अब यहाँ पे बोल दिया कि सबसे अधिक प्रभावशाली। अब हो सकता है जैसे आपके लिए प्रभावशाली लेखक कोई भी हो, जैसे मान लीजिए कि अरुंधति रॉय है, वो मेरे लिए प्रभावशाली लेखक है, लेकिन आपके लिए नहीं है। हो सकता है आपके लिए R.K. नारायण हो सकता है किसी और के लिए अनीता देसाई हो। ये सब बच्चों लेखकों के नाम मैं बता रहा हूँ जो बोला गया है इन्होंने कि 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों के नाम है। तो लेखक तो बहुत सारे हैं, अब उनमें से सबसे प्रभावशाली 10 कौन से हैं ये कैसे पता लगाएगा, क्योंकि हर किसी के हिसाब से अलग अलग उनका इंपॉर्टेंस होती है। तो इसीलिए बच्चों इसको बोल सकते हैं कि ये जो सेट है, ये समुच्चय है, ये संग्रह है, ये सुपरिभाषित नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसीलिए इसको हम सेट नहीं बोल सकते, ये समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला पार्ट देखते हैं हम। अगला पार्ट क्या है? विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। क्या है? सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ये फिर से वही चीज आ गई। क्या आ गई? ये फिर से वही चीज आ गई। आपको ये देखना है बस कि क्या ये संग्रह सुपरिभाषित है या नहीं है। तो 11 बल्लेबाजों की बात अगर हम करेंगे तो हो सकता है कि बच्चों किसी के लिए कोई बल्लेबाज ज्यादा अच्छा हो, किसी के लिए कोई सर्वश्रेष्ठ हो। कोई बोलता हो कि भाई मेरे लिए तो MS धोनी सर्वश्रेष्ठ है, कोई बोलता हो मेरे लिए विराट कोहली सर्वश्रेष्ठ है। तो हो सकता है कि किसी 11 बल्लेबाजों की टीम में किसी के में कोई नहीं आएगा, किसी के में कोई प्लेयर रह जाएगा। तो इसीलिए ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है, वेल डिफाइंड संग्रह नहीं है, इसीलिए ये एक सेट नहीं हो सकता। तो ये भी एक सेट नहीं हो सकता। लेकिन बच्चों फोर्थ क्वेश्चन की जहां पे बात करेंगे तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप, फोर्थ पार्ट देखिए इसका। इसमें बोला गया आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो सभी बच्चे, अब आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं? मान लीजिए जितने भी हैं आपकी कक्षा में 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 50 हैं, तो आपको पता है कि 50 बच्चे हैं। वो तो चेंज नहीं हो सकते, वो तो उतने ही है जो अभी तक बच्चे हैं। तो आपको पता है, आप नाम भी उनके पता होंगे, नहीं तो पता भी कर सकते हैं आप। तो ये एक वेल डिफाइंड संग्रह है। ठीक है, ये सुपरिभाषित संग्रह है। क्यों? क्योंकि आपको सबके बारे में पता है कि इतने बच्चे हैं। मान लीजिए अगर 30 हैं तो आपको पता है कि हमारी कक्षा में 30 बच्चे हैं, और ये 30 ही है ना, अभी तक तो 30 ही हैं। तो सब आपको ये पता है, इसीलिए ये वेल डिफाइंड संग्रह है, इसीलिए ये क्या होगा? सेट होगा। ठीक है, इसी तरह अगले वाला देखिए आप, 100 से कम के सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब अगर 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह की बात करें तो आपको पता है कि प्राकृत संख्याएं कितने से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, और 100 से कम कितने तक जाएंगी? 99 तक जाएंगी। तो ये भी एक वेल डिफाइंड है संग्रह। ये क्या है? कलेक्शन, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसलिए इसको भी हम क्या बोल सकते हैं कि ये भी एक समुच्चय है। यस, ये भी सेट है। इसी तरह बच्चों बहुत सारे देखिए आगे जो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, जितने भी पार्ट्स आएंगे, तो आप आसानी से बता सकते हैं। आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि क्या ये वेल डिफाइंड संग्रह है या नहीं है। अगर वेल डिफाइंड है तो वो क्या हो जाएगा? वो समुच्चय हो जाएगा। तो अगर नहीं है तो वो संग्रह समुच्चय नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स कर सकते हैं। बाकी जो पार्ट है वो आप खुद करेंगे ताकि आपको भी पता लग जाए कि हाँ आपको ये चीजें आ गई है, ये क्वेश्चन अच्छे से आ गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है? मान लीजिए a किसके बराबर है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये क्या है? ये एक सेट आपको दिया गया है। कौन सी फॉर्म में दिया गया है? ये आपको देखिए दिख रहा है कि ये एक रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे हमें एलिमेंट्स दिख रहे हैं लिखे हुए जो कि कॉमा से सेपरेटेड हैं। यही डेफिनेशन थी रोस्टर सेट की, कि रोस्टर सेट आपको कैसे दिखेगा? रोस्टर वाले सेट जो हैं वो आपको एलिमेंट्स के रूप में दिखेंगे, जो कि एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेटेड हों। रिक्त स्थानों में आपको एप्सिलॉन का इस्तेमाल करना है। ये हमने बच्चों सीखा था, एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन कब यूज करते हैं, ये सब हमने सीखा था। एक बार फिर से बच्चों इसको रिवाइज कर लेते हैं एप्सिलॉन को।
तो बच्चों एप्सिलॉन बताओ क्या होता है और कहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एप्सिलॉन इसको क्या बोलते हैं, फिर से मैं आपको बता देता हूं। एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनको सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे पता लग जाएगा कि ये बिलोंग्स टू कैसे यूज करेंगे हम। तो फर्स्ट पार्ट हम इसका करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 5 और ए है। इसके बीच में आपको सिंबल लगाना है। कौन सा सिंबल, या तो आप बिलोंग्स टू लगाएंगे या फिर ये क्या हो जाता है, अगर हम इसको काट देते हैं तो ये हो जाता है नॉट बिलोंग्स टू। क्या हो जाता है, नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, या तो ये चीज इसको बिलोंग करती है या तो इसमें ये चीज आती है या फिर नहीं आती, यही होता है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का मतलब। तो अगर देखिए ये 5 है, 5 है, ए क्या है, ए यहाँ पे इस सेट से मतलब है। ठीक है, इस सेट से मतलब है, इस सेट को ए से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर ये 5 इस सेट का भाग है, पार्ट है, तो हम लिखेंगे कि ये दिस बिलोंग्स टू ए। ठीक है, और अगर नहीं है तो लिखेंगे कि दिस एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू ए। अब क्या 5 ए को बिलोंग करता है सेट को, क्या 5 सेट ए में आता है एलिमेंट, बिल्कुल आता है, हमें दिख रहा है ये 5 एलिमेंट सेट ए में आता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 बिलोंग्स टू ए, तो ये वाला साइन हमारा आएगा एप्सिलॉन। अब देखिए दूसरा पार्ट की बात करें तो दूसरा पार्ट यहाँ पे क्या है, 8। क्या 8 ए को बिलोंग करता है, तो 8 इसमें आता है, आपको दिख रहा है। ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको चेक करिए और बताइए क्या 8 इनमें है, नहीं है। तो आप लिखेंगे कि 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। 8 जो एलिमेंट है वो ए को बिलोंग नहीं करता, तो इसको हम ये वाला सिंबल यहाँ पे यूज करेंगे। इसी तरह सारे सिंबल्स आप देख सकते हैं। क्या 0 ए को बिलोंग करता है, बिल्कुल नहीं करता, तो ये सिंबल हम यहाँ पे यूज करेंगे। फिर 4 ए को बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है, 4 इसमें आता है, दिख रहा है हमें। और 2 इसमें आता है सेट ए में, बिल्कुल आता है, तो 2 बिलोंग्स टू ए। क्या 10 इसमें आता है, 10 बिल्कुल नहीं आता है। क्यों, क्योंकि 10 यहाँ पे नहीं दिख रहा, इसमें इसके एलिमेंट्स में नहीं दिख रहा सेट ए के, इसीलिए हम लिखेंगे 10 डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो ये समुच्चय कौन से रूप में लिखे हुए हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं बच्चों। इसको आप कैसे फॉर्म में लिखेंगे, इसको बच्चों आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म को बच्चों बताइए क्या बोलते हैं, हम हिंदी में क्या बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को, कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं ना, तो क्या बोलेंगे इनको, समुच्चय निर्माण रूप। ये समुच्चय निर्माण रूप में दिए गए हैं और आपको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है इनको। तो इनको करके देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन 3 है ये, और इसका पहला पार्ट हम यहाँ पे करेंगे। 3 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, ए क्या है, एलिमेंट, ए क्या है, ए सेट है ये। ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये x इज सच दैट x एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। ठीक है, क्या है, x एक पूर्णांक है और -3 से तो बड़ा है, 7 से छोटा है। तो क्या होगा अगर हम इसको लिखेंगे, तो क्या क्या एलिमेंट आएंगे इसमें, तो -3 से बड़ा क्या होगा। अब बच्चों आपने छोटी क्लासेज में देखा होगा, जो नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन होती है 0 से आगे -1 होता है, -2 होता है। तो जितना हम बाएं ओर जाते जाते हैं संख्याएं उतनी छोटी होती जाती हैं, और जितना हम दाएं ओर जाते हैं संख्याएं उतनी बड़ी होती जाती हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं 3 बड़ा है किससे, 2 से, और -3 छोटा है -2 से। तो ये चीजें आपने छोटी क्लास में सीख चुके हैं। यानी कि
-3 क्या होगा, छोटा होगा -2 से। तो यहाँ पे बोला गया है -3 से बड़ी संख्याएं हमें लिखनी है, तो -3 से बड़ा क्या होगा, -2 होगा बच्चों। फिर -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं आएगा बच्चों, और -3 भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बोला गया है इसमें कि -3 से बड़ा है x और 7 से छोटा है, तो इसीलिए इसके एलिमेंट ये हो जाएंगे, और ये हो गया रोस्टर रूप में। इसी तरह हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बच्चों। अब देखिए, और हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए, क्या बोला गया है इसमें, b इक्वल टू सच x इज सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। क्या है? x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम प्राकृत संख्या क्या होंगी बच्चों? इसको हम b से रिप्रेजेंट कर देते हैं इस सेट को। तो हमें प्राकृत संख्याएं लिखनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी प्राकृत संख्या है वो किससे स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं, 0 से नहीं होती। क्यों? क्योंकि 0 से जो स्टार्ट होती हैं उनको बोलते हैं हम पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, और 1 से स्टार्ट होते हैं उनको नेचुरल नंबर्स। 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 तक आएंगी। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ बोला गया 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो 6 इसमें हम नहीं काउंट करेंगे, 6 से कम है। कम एक प्राकृत संख्या मतलब सबके लिए यूज किया गया है। 1 भी एक प्राकृत संख्या है, 2 भी एक प्राकृत संख्या है, इसलिए इनमें कंफ्यूज ना है कि 1 लिखा गया तो हमें 1 ही लिखनी है, नहीं, 6 से कम जितने भी प्राकृत संख्या है वो सभी लिखेंगे आप। अब सी पार्ट देखिए, जो थर्ड पार्ट है। तीसरा पार्ट क्या है, यहाँ पे बोला गया c किसके बराबर है, x इज सच दैट x 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, प्राकृत यानी नेचुरल नंबर, जिसके दोनों अंकों का योग क्या है, योगफल 8 है। तो 2 अंकों की संख्या है जिनका योगफल 8 है, वो संख्याएं हमें लिखनी है। तो इसके एलिमेंट्स बच्चों क्या क्या हो सकते हैं? तो देखिए, सबसे छोटी संख्या जिनका योगफल 8 हो सकता है, जिसके अंकों का, वो 17 है, क्योंकि 1 + 7 8 हो गया। और देखिए, और ढूंढिए और कौन सी संख्या होगी, 26 भी दिख रही है मुझे तो, क्योंकि 2 + 6 कितना होता है, 8 होता है। उसके बाद क्या दिखेगी, 35, 35 भी तो है, 3 + 5 8 होता है। फिर 44, 4 + 4 8 होता है। फिर 53, 53 में भी 5 + 3 8 होता है। और फिर 62, 62, ये भी 6 + 2 8 होता है। फिर 71, 7 + 1 8 होता है। और फिर आ गया 80। ठीक है बच्चों। अब अगर किसी को लग रहा हो कि भाई मैंने 0 8 क्यों नहीं लिखा, 0 8 भी तो इसका सम भी तो कितना है, 8 ही है। लेकिन बच्चों ये एक अंक की संख्या है, कितने, एक अंक की संख्या। 0 अगर लेफ्ट की तरफ लगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन हमें कितने अंकों की संख्या चाहिए, यहाँ पे बोला गया 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या, इसलिए हमने 0 8 नहीं लिया है। अब देखिए बच्चों, अगला पार्ट देखें आप। अगला पार्ट क्या कह रहा है, x इज सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो जो संख्या 60 की भाजक है, ऐसी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, ये बच्चों आपको पता लगाना है। ये कैसे पता लगाएंगे, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले इनको यहां से हटा देते हैं। तो अब देखिए, डी सेट है, इसके एलिमेंट हम लिखेंगे। इसके लिए हमें जो 60 है उसकी हमें क्या करना है, हम गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने से क्या आ जाएगा, हमें ऐसी संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी जो अभाज्य संख्या है और 60 की भाजक हैं। तो इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 से इसको भाग देंगे। 2 से भाग देंगे तो 30 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 15, और फिर ये 3 से जाएगा, 3 × 5 = 15, फिर 5 से जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो देखिए, ये 2, 3 और 5 ये क्या है, ये ऐसी संख्याएं हैं, ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो कि 60 की भाजक हैं। तो इनको हम लिख सकते हैं। देखिए,
एक चीज और हमने सीखी थी कि जो भी हम सेट लिखेंगे उसमें हम चीजों को रिपीट नहीं करेंगे। ये दो बारी आ रहा है तो हम एक ही बारी लिखेंगे इसको, 2, 3 और 5, ये इसके एलिमेंट्स हो गए। ये ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो 60 की भाजक हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला वाला क्या बोला गया है। अगला वाला ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं इस सेट को। तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है और इसको लिखना है हमें रोस्टर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, एलिमेंट्स के रूप में लिखेंगे। तो शुरू करते हैं, एक टी आ गया, फिर आर आ गया। हमें बस रिपीट नहीं करना बच्चों, इसका ध्यान रखना है। बाकी सारे इसके अल्फाबेट्स इसमें लिख देंगे ट्रिग्नोमेट्री के। टी आर, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन। एन के बाद जो ओ है वो नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार ओ आ चुका है। फिर एम, फिर ई। टी भी नहीं लिखेंगे ई के बाद क्योंकि टी सबसे पहले हमने लिख दिया है। आर भी नहीं लिखेंगे क्योंकि आर भी लिख दिया दूसरे नंबर पे। और फिर आ गया बच्चों वाई। ठीक है, ये क्या हो गया, इसके एलिमेंट्स हो गए ट्रिग्नोमेट्री शब्द के। अब देखिए अगला वाला क्या बोला गया है यहाँ पे कि बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय आप कैसे लिखेंगे। तो बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय आप कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि इसमें भी आपका रेपिटेशन नहीं होना चाहिए। 6th वाला देखिए, F से इसको डिनोट करते हैं। तो बेटर बी आ जाएगा सबसे पहले, फिर ई। देखिए टी 2 बारी है लेकिन हम सिर्फ एक बारी लेंगे इसमें, तो टी और ई भी आ चुका है इसलिए ई को भी नहीं लेंगे और यहाँ पे आर आ जाएगा। ठीक है, हमने रिपीटिशन नहीं किया, इसको रिपीट नहीं किया, बाकी हमने लिख दिए हैं इनके एलिमेंट। तो ये इस सभी अक्षरों का समुच्चय हो गया रोस्टर फॉर्म में। तो सारे को हमने, सारे पार्ट्स को देखिए रोस्टर फॉर्म में लिखा है बच्चों। तो इस तरह से आपने सीखा आज कि कैसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है तो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने क्या क्या कवर किया है। आज हमने काफी सारे इसके क्वेश्चंस किए हैं एक्सरसाइज के, और उसमें देखिए जो जो हमने सीखे थे इसके बेसिक्स वो काफी सारे कवर हुए हैं। एप्सिलॉन कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करना है, उसके आधार पे भी हमने आज एक क्वेश्चन कर लिया है। तो और क्या किया है हमने, हमारे पास अगर सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन हो और उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो किस प्रकार से लिखेंगे, ये भी हमने इस क्वेश्चन में सीखा है। तो इसी तरह बच्चों आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको क्वेश्चंस, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आपके बेसिक्स क्लियर होते जाएंगे। तो अभी तो आपने क्लास में किए हैं, साथ में एक बारी आप खुद से करके देखेंगे इन क्वेश्चंस को दोबारा, तो आपको और कंफर्म हो जाएगा कि हाँ अच्छे से आ गए हैं। तो दोबारा प्रैक्टिस करना ना भूलें बच्चों। ऐसा नहीं है कि आपने क्लास में एक बारी किया और छोड़ दिया फिर उसके बाद आपने नहीं किया, तो वो दिमाग से फेड आउट हो जाती है चीज। इसलिए एक बारी दोबारा जो चीजें आपने क्लास में पढ़ी हैं रिवाइज जरूर करें। रिवाइज किए बिना आपके दिमाग से वो चीज स्लिप हो सकती है। तो घर पे जरूर रिवाइज करें, आप होमवर्क भी करने की कोशिश करें साथ साथ। इसी के साथ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।